अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ ऐसे फ़ैसलों से भरी पड़ी है जिसमें इंसाफ नहीं है, बाकी सब कुछ होगा। नज़रिया ज़रूरत की ईजाद से लेकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर ज़ियाउल हक़ के माशाअल्लाह के दरमियान में किए गए फ़ैसलों से लेकर और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में 3 साल की तब्दीली का इख्तियार देने से लेकर नवाज़ शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जैसा फ़ैसला देने के ऊपर और उसी तरह के बेशुमार दीगर फ़ैसलों से भरी पड़ी है। चंद एक फ़ैसले होंगे जिनको हम रोशन फ़ैसले के तौर पर बयान करेंगे और ढेर सारे ऐसे फ़ैसले होंगे ख़ास तौर पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जिनको स्याह फ़ैसलों से ताबीर किया जा सकता है। एक जज बशीर साहब ने 3-4 वज़ीर-ए-आज़म फड़का दिए हुए हैं। इतना हमारा निज़ाम मजबूत है कि एक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत ये है कि किसी भी बेहुदा से इल्ज़ाम के ऊपर उसको आप लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल हो नहीं सकती किसी मुल्क का निज़ाम तबाह करने के लिए। साइफ़र को इमरान ने सियासी बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किया, इसमें दो राय नहीं है। और मैं उस वक्त भी कहता था कि जिस तरीके से जिस रवश पे इमरान चल रहे हैं ये किसी एक्सीडेंट की तरफ हमें ले जाएगी। लेकिन आज जज साहब ने जो फ़ैसला किया, उन्होंने भुट्टो के कत्ल को कहा जाता है जुडिशल मर्डर। तो मेरे ख़्याल में ये पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना, वो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल मर्डर किया था और आज जज अबुल हसनाद साहब जो हैं उन्होंने 10 साल की सज़ा देकर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को दोबारा एक जुडिशल मर्डर किया। इंसाफ नहीं किया इस मामले के अंदर। साइफ़र केस की सज़ा एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था वो जिसने डिक्लासीफाई किया उस डॉक्यूमेंट को, उसके ऊपर जो तरीक़ाकार भी बनाया मुतनाज़ा था, मैं उससे भी मुतफ़िक नहीं हूँ। लेकिन उसकी सज़ा ये थी कि 10 साल बंदे मार के आया था, 10-20 कत्ल किए थे उसने, बम धमाका किया था, क्या किया था। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सवालात हैं जो सारी कौम भी जानना चाहेगी। इंसाफ नहीं हुआ इस मामले के अंदर और इस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ उस सारे मामले को लपेटा गया है। जुलाई 2018 में तकरीबन इसी तरह का इंसाफ नवाज़ शरीफ को दिया गया था। 6 तारीख को शायद उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, 13 को वो वापस आए, एयरपोर्ट से ही नवाज़ शरीफ को भी और उनकी साहबजादी को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। पीटीआई वाले उस वक्त ढोल बजा रहे थे क्योंकि वो खुश थे कि उनके लिए रास्ता खुल गया। आज उसी का एक एक्शन रिप्ले हुआ है और उसी अंदाज़ का दोबारा इंसाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, उससे तो बड़ी अदालत नहीं है कोई। तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 साल के बाद अपने ही किए हुए फ़ैसलों को ख़त्म करके उसको बहाल किया। इमरान खान का फ़ैसला बरकरार नहीं रह पाएगा। साल रह जाए, 2 साल रह जाए, किसी कोर्ट से जाके निकलेगा, हाई कोर्ट से उतरेगा या सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ाएगी, काजी फ़ायज़ ईसा इसको उड़ाएंगे या उसके बाद आने वाले कोई चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे इंसाफ की तबाही की गई थी, ये रास्ता दुरुस्त नहीं था, हम इस फ़ैसले को ख़त्म करते हैं। लेकिन ये फ़ैसला बरकरार नहीं रह पाएगा। इंसाफ का कत्ल हुआ है यहाँ पर और ये फ़ैसला आगे नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त मैदान के अंदर, मैं पिछले 5-6 हफ़्ते के बाद आज स्टूडियो वापस आया हूँ, मैदान के अंदर, स्ट्रीट के अंदर उसके पास पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है और बाकी तमाम सियासी जमातों से उसको ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। जो ये कहे कि उसकी जमात पीटीआई से, वोटर से ज़्यादा काबिल कबूल है लोगों को, वो झूठ कह रहा है। मैं ऑन ग्राउंड आपको खुद अपनी आंखों से जो चीज़ विटनेस की है उसकी बुनियाद के ऊपर ये बात बता रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। बेशतर उसकी जो तंजीम है वो तोड़ी जा चुकी है। बड़ा हिस्सा उसका 9 मई के बाद उसको खैरबाद कह चुका है। बहुत सारे लोगों ने इमरान को 9 मई से पहले भी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद के ऊपर उससे खुदाफिज करके लहदा हो गए थे। आईपीपी एक नई पार्टी मार्ज़ वजूद में आ गई। केपी के अंदर जो उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, वहाँ से पूरी पीटीआई जो है वो परवेज़ खटक लेकर लहदा जमात की शक्ल में बैठे हुए हैं। पॉपुलर वोट इमरान खान का मौजूद है, तंजीम उसकी नापैद हो चुकी है। 8 फरवरी को उसने बहुत सारे ऐसे इमरान खान ने लोगों को वोट दे दिया जो वुकला हैं या लोकल एक कोई भी बंदा कोई प्रोमिनेंट होगा उसको दे दिया है। बाज़ मैंने ऐसी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए हैं जो कहीं छुप के किसी अंडरग्राउंड जगहों पे बैठे हुए थे और मैंने उन्हें ढूंढ के वहाँ तक पहुँचा और वो 2 बंदों के साथ डरते डरते मेरे पास आए और मुझे इंटरव्यू दिया। तो अगर कोई ये सोचता है कि 8 फरवरी को वो वोटर मोबिलाइजेशन के लिए ग्राउंड पे होगा और पुलिस उसको नहीं उठाएगी तो ये बात भी झूठ होगी। 8 फरवरी को पीटीआई डिसएडवांटेज होगी, ना उसके पास बल्ले का निशान होगा, ना उसका कैंडिडेट वोटर मोबिलाइज़ कर सकेगा। ये चीज़ बाकी सियासी जमातों को बेनिफिट देंगी। तो क्या इसके बावजूद 10 साल की सज़ा देना ज़रूरी था? लोगों में पोलराइजेशन मौजूद है। जो कैमरे के ऊपर रिएक्शन मिलता है, मैंने वो सारे रिएक्शन टीवी पे नहीं चलाए क्योंकि बाज़ ऐसी चीज़ें थी कि हमारे इदारों के ऊपर उंगलियां उठती थी, मुझे उन चीज़ों को एडिट करना पड़ा। तो क्या हमारे उन इदारे के लोगों को फ़ीडबैक नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता तो मैं ऑन एयर लाइव इस प्रोग्राम की वसातत से ये चीज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के अंदर एंगर है। आप इंसाफ से इलेक्शन होने दें और इंसाफ से इलेक्शन का मतलब ये होगा, अभी कम से कम जो मौजूदा सूरत हाल है कि जो बची खुची पीटीआई है उसको इलेक्शन में रहने दें।
वो उसको जीत जाने दें, जितनी 4 सीटें वो जीते हैं उनको उतनी सीटों के साथ असम्बली में आ जाने दें। पोलराइजेशन इससे ज़्यादा शायद ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब लोग सवाल उठाएं जुडिशरी के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर और कैमरे के सामने सवाल उठाएं, मुझे उनकी प्रोटेक्शन, उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वो चीज़ें एडिट करनी पड़ें कि मेरे एक प्रोग्राम चलाते चलाते ये बंदा जो है ना किसी जेल खाने में पड़ा होगा, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सोसाइटी को किस लेवल पर हम ले जा चुके हैं। इसमें खाली इस्टेब्लिशमेंट की गलती नहीं है, इसमें बहुत बड़ा किरदार 9 मई का, 9 मई से पहले के बयानिए का। इमरान खान की जनरल बाजवा से लड़ाई थी, ठीक है, मसला था उनका, वो एक बयानिया लेकर ये भी मीर जाफ़र मीर सादक उनको पुकार रहे थे, लेकिन इमरान खान अखीर में जमहूरियत का बोलबाला करने के लिए एक और जनरल के साथ मिलकर, जनरल फैज़ के साथ मिलकर मौजूदा चीफ़ को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। वो भी सियासत नहीं थी, वो भी जमहूरियत नहीं थी। जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, हमने तबाही का रास्ता अपनाया और ये ऐसे कोने पे इस मुल्क को ले आए हैं कि हमें एज ए सोसाइटी, मुआशरे के तौर एज ए सोसाइटी हमें यकजहती के साथ आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। एज ए जर्नलिस्ट मैंने पहली दफ़ा महसूस किया है, मैं 30-32 साल 33 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और इस अरसे में होने वाले तकरीबन कमो बेशतर इलेक्शन जो हैं कवर भी किए हैं। पहली दफ़ा मुझे नज़र आता है कि हम एक खौफनाक दुराहे के ऊपर खड़े हैं। दुराहा तो हर दफ़ा हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सामने 2 रास्ते हैं, लेकिन इस दफ़ा दुराहा जो है वो ऐसा दुराहा है जो पूरी कौम को तकसीम करने के दर पे है और तकसीम करने के दर पे भी खौफनाक हद तक है। आज एक सिबी में रैली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, अफसोसनाक, अल्लाह पाक रहम फरमाए कि ऐसा कोई इंसिडेंट पंजाब में ना हो जाए। मैं पिछले कई दिनों से इस खौफ में हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा कुछ वाक़या अगर पंजाब या किसी बड़े अर्बन सेंटर में हो गया तो ये जो एंगर है ये क्या रुख इख्तियार करेगा, इसको मैनेज कौन करेगा? क्या कुछ और लोगों को, चंद हज़ार को हम जेलों में डाल के तो इस एंगर को दबा सकेंगे? हमें इसके ऊपर संजीदगी से बैठ के गौर करना चाहिए। बड़ी सियासी जमात जो उनके कायदीन हैं, नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बड़े सियासतदान हैं, वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। लोग क्या सोचते हैं उसको सामने रखें। क्या वो सोचते हैं कि इस वक्त हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ मैदान में निकल के लोगों के सामने कैंपेन करेंगे आज़ादी के साथ? लाहौर की गलियों में हमज़ा के साथ जो कुछ हुआ है दोबारा निकल के दिखाएं, मुझे ग्वाल मंडी में ही घूम के दिखा दें जो उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पता चल जाएगा। एक और उनके प्रोमिनेंट लीडर कल लाहौर में ख़िताब नहीं कर सके। ये सूरत हाल है, ये रियलिटी है इस वक्त पाकिस्तान की। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तान को कहाँ खड़ा किया हुआ है, यहाँ से आगे का रास्ता किधर हमें लेकर जाएगा। इमरान खान को भी समझना चाहिए। इमरान खान एक पॉपुलर सपोर्ट जो उसने हासिल की है उसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, और उससे ज़्यादा बढ़कर ज़िम्मेदारी उन लोगों के पास है जिनके पास इस वक्त इस मुल्क को चलाने का इख्तियार है। मैं एज ए जर्नलिस्ट अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। आई होप कि बाकी लोगों जिनको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार और ताकत दी है वो इस मुल्क की सालमियत को सामने रखते हुए फ़ैसले करें। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर अब्दुल्ला साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, महमूद मौलवी साहब IPP से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुशामदीद कहता हूँ। वलीद साहब, पहले तो आज क्योंकि इमरान और शाह महमूद के ऊपर फैसला आप ही से रद्दमल ले लूँ, आपका रिएक्शन क्या है एज ए पार्टी? जी, एज ए पार्टी जो रिएक्शन है, ये अल्फाज मेरे पास पार्टी की प्रेस रिलीज भी है, आप अपने अल्फाज में बयान कर दें। अपने अल्फाज में देखें, मेरा सर शर्म से झुका इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कानून के पेशे से है और मैं ये तीसरी जनरेशन से है। मैं ग्रैंडफादर, फादर, मदर और मैं एल्डर ब्रदर। और एक वजह होती है कि हम इस शोबे को चुनते हैं कि ये एक इंसाफ का हसूल या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, इसमें यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ जस्टिस बीइंग डन। और आज अब ये हमारी प्रेस रिलीज़ के भी अल्फाज हैं कि जिस तरह से इंसाफ का कत्ल हुआ है, और मैं इसके सिर्फ 2 अहम अनासर आपको पेश कर देता हूँ। आपने बहुत से और केसेस का भी मुआजना किया इससे, मैं उनमें नहीं जाता, वो चले उनके अपनी होगी उनके बारे में लोगों को शिकायत। मैं इसके बारे में अपनी शिकायत और अपनी पार्टी की, और मैंने हालांकि इस केस में मैं वकील नहीं अभी तक रहा, आप अपनी शिकायत बयान जी। और मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि दोपहर मेरी मुलाकात बैरिस्टर सलमान सफदर से हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो इस सारे केस को सुपरवाइज़ कर रहे थे और कुछ हिस्से में जिरा करने के लिए सिकंदर जुल्करनैन साहब आए जिनको जिरा करने ही नहीं दी गई। तो अब इसके 2 हिस्से ख़ास तौर पे जो हैं वो हाईलाइट करने ज़रूरी हैं। पहला कि इसको एक बंद कमरे का ट्रायल जो है किया गया, बावजूद इसके कि 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको वापस भेजा कि जी इसको रीट्रायल करें, और 2 दफ़ा एक वापस भेज देना ही एक अदम एतमाद का इजहार है आला अदलिया का एक मातहत जज के ऊपर। ये इन इट सेल्फ उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ नहीं किया, वो ढिठाई से इस केस को चलाते रहे। 18वीं सदी के एक बड़े मशहूर दानिश्वर जूरिस्ट बेंथम जो हैं, उनकी अंग्रेज़ी की एक कहावत है, ये जदीद इंसाफ के बानियों में तस्वर होते हैं कि जब
बंद कमरे के अंधेरे के अंदर जो है ना वो नहुसत और बुराई जो है वो अपने अरूज पर जाती है। एंड वेयर देयर इज पब्लिसिटी देयर इज जस्टिस, पब्लिसिटी इज द सोल ऑफ जस्टिस, ये उनके अल्फाज हैं। उसके आप इसी उसूल को आगे ले जाते हुए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो यूएन के क़याम के बाद पास हुई, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, या पहले जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसका भी आर्टिकल 10 ये कहता है पब्लिक ट्रायल। ठीक है, बंद कमरा 14 जी। दूसरी चीज जो है जिरा के हक को जो है वो ला कानूनी तौर पर गैर आईनी तौर पर उसकी नफी कर देना। हमारे आइन का आर्टिकल 4 चले मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन तो अपनी ये दोनों कन्वेंशन पब्लिक ट्रायल पर जोर देती हैं। आर्टिकल 14 ICCPR का, आर्टिकल 10 और 11 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, बंद कमरे का ट्रायल और फिर जिरा का हक। देखें आर्टिकल 4 हमारे आइन का कहता है कि किसी शख्स को आप उसकी ज़िंदगी, आप उसकी प्रॉपर्टी, आप उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी से, आप उसकी रेपुटेशन से महरूम नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आर्टिकल 10A एक बुनियादी हक के तौर पे 18वीं तरमीम के बाद इस बात की गारंटी देता है, वादा करता है फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। आप देखें कि ये जज साहिब जो हैं इन्होंने एक तो वो एक दिन वो वकला नहीं आए कि एक का दांत में तकलीफ थी, दूसरा इलेक्शन कैंपेन के लिए गया था, उन्होंने कहा था हम मंडे को आ जाएंगे। जज साहब ने प्रोसिक्यूशन के वकील जिनकी तैयारी है इनके सजा दी जाए, सजाए मौत दिलाई जाए मुल्जिमान को, उन्हें कहा आप इनकी जिरा करें। और कल के बच्चे वो जिनको अभी फाइल 14 घंटे में वो क्या पढ़ेंगे, केस क्या तैयार करेंगे, 18 गवाह उन्होंने कर दिए। और नहीं, फिर कल जब वकला पहुंचे मंडे को तो उन वकला को बशमूल बैरिस्टर सलमान सफदर के आज उन्होंने बताया है कि कल उन्होंने कहा बेशक बैठे रहें लेकिन आप जिरा नहीं कर सकते। जिरा और नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया उनको। और फिर सुबह आके आज ना कोई फाइनल आर्ग्यूमेंट्स ना कोई केस बुला के पास, हाँ जी आप दोनों को मैंने 10 साल की कैद, ये 10 साल की कैद बकौल बैरिस्टर सलमान सफदर के 10 सेकंड के अंदर जो है मुअत्तल हो जानी चाहिए। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, देखिए केस के मेरिट और डीमेरिट पे तो बात करना बज़ाहिर मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैंने इस ट्रायल को बाकायदा बहुत कुर्बत से मॉनिटर। आप समझते हैं इंसाफ हुआ? नहीं, मैं नहीं कह सकता दोनों साइड पे, इसलिए कि मैंने इसको मॉनिटर नहीं किया। बट यू हैव टू गिव एन ओपिनियन। मैं चाहूँगा कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह से ओपिनियन ज़रूर है कि आज इंसाफ हुआ है कि इंसाफ का कत्ल हुआ। अर्ज़ करता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन जो आपने अपने इंट्रो में बातें की हैं ना, वो बुनियादी बातें हैं। उसमें ये बात भी शामिल है कि बिल्कुल 18 में हुकूमत ठीक चल रही थी और हम सब ने एक तमाशा देखा और उसके बाद एक हुकूमत आ गई। उस हुकूमत का डे 1 से रवैया अग्रेशन का, गुस्से का, वायलेंस का, मारो कुट्टो करो, वो होते होते हमें जेलों में डालो, ये करो। मेरी तो 80 दिन के बाद तारीखें लगती थी, 84 दिन के बाद। अभी तो चलो 1 दिन बाद मुकदमे सुने जाते हैं। मैं अभी आता हूँ, ख़त्म करता हूँ उस बात को। उसके बाद 9 मई हुआ, बहुत सारे लोगों में इसका गुस्सा पाया जाता है, पार्टी चली गई। और मैं इलेक्शन इस केस के बारे में मेरी राय है, इस अगर इत्तफाक नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल नॉन लीगल तरीके से लड़ा गया, नॉन लीगल तरीके से। इन्होंने नैब का एक आध केस बड़े ठीक तरीके से लड़ा है जिसमें ख्वाजा हारिस वकील थे। वकील आते नहीं थे, खान साहब पहले गिरफ्तारी नहीं देते थे, अदालत पे हमला, पकड़े गए तो ट्रायल नहीं होने देना, वकीलों को नहीं आने देना, नहीं आना। साइफर केस में अदालत का फैसला इंसाफ है या इंसाफ नहीं? मैंने जजमेंट पढ़ी नहीं ना, मैंने इसको फॉलो किया, लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल साइड है उस पर मैं रहते सकता हूँ। इस तरह साइफर की चीज़ों को इस तरह पब्लिक में ले जाना, जहाँ बैनुल-अक़वामी तल्लुकात ख़राब होते हैं वहाँ हमारी अपनी मुल्क की इज़्ज़त वक़ार भी जाता है। मुझे इस बात का इस्तेमाल गलत है। 10 साल की सज़ा ठीक है? देखो मैं केस के मेरिट पे राय नहीं दे सकता। 10 साल मैंने वहाँ तो ला में उम्र कैद भी लिखी हुई है, तो फिर देनी चाहिए। नहीं है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। मैंने देखो तो मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं एज ए पॉलिटिशियन आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल मेरी ज़ाती राय ये है कि एक असूल होना चाहिए हमारे लिए, उनके लिए भी। असूल ये होना चाहिए कि किसी के साथ कोई ज्यादती न हो। आपके ख्याल में इंसाफ हुआ है कि नॉन लीगल वजह से सजा नहीं होनी चाहिए, न नवाज शरीफ को न इमरान खान को। और ये कहना कि चूंकि मैं सियासतदान हूँ और मेरे जुर्म पे सजा ना हो, ना खान साहब को कहना चाहिए ना हमें कहना चाहिए। महमूद मौलवी साहब, आपके ख्याल में जो इमरान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा दी गई है, ये इंसाफ हुआ है या इंसाफ का कत्ल हुआ? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा
कि इंसाफ का कत्ल हुआ है, उसकी वजह ये है कि ये तो अभी ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है, ये अभी काफ़ी आगे जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हम अभी से इसके ऊपर कैसे नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं कि जी इंसाफ का कत्ल हुआ है, क्योंकि ये आप ये देखें ना, अगर एक हाई प्रोफाइल केस है तो हम उसको इतने हाई प्रोफाइल लेवल पे ले रहे हैं कि जी इंसाफ का कत्ल हुआ और ये हुआ और फलाना हुआ। आप मुझे बताएं, एक नॉर्मल आदमी को जब सज़ा होती है उसके बाद भी वो भी जाके हाई कोर्ट में छूट जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी ना। देखिए एक चीज़ तो मान ले कि ये डिले करने के टैक्टिक्स डिले तो कर रहे थे ना। देखिए इसको जो भी केस हो उसको जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए। अगर वो इतने देर तक डिले करते रहेंगे और डिले करके और फिर जो है आप इसको देखें, या तो हम ये कहें कि जी हम किसी महमूद मौलवी साहब, जज हसनात ने सही फैसला किया, आज जज हसनात ने फैसला दुरुस्त किया महमूद मौलवी साहब। देखिए मैं ये कहूँगा कि जज ने जो फैसला किया है वो सोच समझ के किया ना। या तो आप उसको जज माने, कहेंगे कि ये हमारे अदालतों के जज है, आज उसके फैसले को अगर मुझे सूट नहीं करे मैं कहूँगा कि गलत किया है, और जब मुझे सूट करे मैं कहूँगा सही किया है। देखिए हमको जो है ये देखना पड़ेगा कि कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कोई कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि सही किया या नहीं किया, मगर मेरा सिर्फ एक चीज़ कहना है कि जज अगर हमने उनको बनाया हुआ है और वो जज जो है अगर कोई केस लड़ रहा है उसके सामने वकील जो है पेश हो रहे हैं और फिर वो जो डिसीजन लेता है वो उस जज के डिसीजन के ऊपर, देखिए जो डिसीजन लिया उसने सोच समझ के लिया। अब इसकी अपील चले जाएगी हाई कोर्ट में। फिर तो जिस जज ने फिर नवाज शरीफ को सजा दी थी फिर वो भी सही सजा दी होगी। ये तो बात कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि उसने सही सजा दी थी। जज अरशद मलिक मॉनिटरिंग जज थे और जो जज अरशद मलिक को मैनेज किया जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट और मॉनिटरिंग जज के जरिए, और उसने नवाज शरीफ को सजा देनी थी, दे दी। तो अब आप कहें मुझे कि ये सारा अमल सही था, तो मैं तो नहीं मानता कि सही था। तो अभी भी जो कुछ हो रहा है ये साल 2 साल के बाद की कहानी जब हमें पता चले कि हम इसी प्रोग्राम में सुना रहे होंगे बैठ के। देखिए बहुत सारी चीज़ें, तो देखिए फिर हम इस मुल्क को कैसे चलाएंगे। देखिए बदकिस्मती ये है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट को हम स्टैब्लिश होने नहीं देते, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। जब इस मुल्क में रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ये आज से तो नहीं चल रहा है ना। आप मुझे बताएं ना कि 2018 में, देखिए या तो एक साइड लेना चाहिए ना। 2018 में जब PMLN के साथ हुआ तो PTI वाले तो बड़े मिठाइयाँ बांट रहे थे। अब प्रॉब्लम ये, जब अगर उनके साथ होता है तो आप कहते हैं कि जी ज्यादती हुई। पीपल्स पार्टी के साथ जब हुआ था तो देखें ये हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, हम ब्रेक इसी पे दोबारा इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। मेहरबानो कुरैशी शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी रुकने कौमी असम्बली की उम्मीदवार भी हैं, मुल्तान से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। मेहरबानो बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। आज जो सज़ा हुई इमरान और शाह महमूद कुरैशी को, आपका रद्द-ए-अमल। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया। जी मेरा तो रद्द-ए-अमल बहुत ही मुख्तसर है। आज इंसाफ का जनाजा निकला है तो क्यों ना धूम से निकले। आपने इसको जनाजा क्यों कहा? आपके वकला वगैरह उन्होंने कोशिश तो की, आपके ख्याल में जज साहब ने इंसाफ को सामने नहीं रखा? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अब ये जो अब इलेक्शंस के दिनों में जितनी भी समाअत हुई है मैं उनमें मौजूद नहीं थी, मगर मैंने इस केस की हर समाअत जेल में अटेंड की है। ठीक, मैं हाई कोर्ट वाली प्रोसीडिंग्स भी अटेंड कर चुकी हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ भी चुकी हूँ, खुद सुन भी चुकी हूँ वहीं बैठकर, और मैं सारे जो गवाहान हैं, जो मेन विटनेसेस है, उनकी मैं टेस्टिमनीज भी सुन चुकी हूँ, पढ़ भी चुकी हूँ। और मेरी नज़र में जहाँ तक उनकी टेस्टिमनीज का सवाल है उसमें तो दोनों पे कोई सज़ा नहीं बनती। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका हवाला लें और सुप्रीम कोर्ट ने जो जायज़ा लिया इस केस का और जो उनके रिमार्क्स थे, बहुत ही सीनियर जजेस हैं, बहुत मोतबर जजेस हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट जजेस हैं। अगर हम उनका जायजा भी लें उनके रिमार्क्स का, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि इसमें तो ना सजाए मौत का ये केस है ना उम्र कैद का है, वो शिकें अट्रैक्ट ही नहीं होती हैं।
तो अगर हम कानून के बरअक्स एक केस चलाएंगे और फिर उसके अंदर जो एक बेसिक प्रोसीजर होता है उसको भी हम रद्द कर देंगे, फॉलो नहीं करेंगे, ना शफाफियत होगी उस केस में और ना ही इंसाफ होगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि इंसाफ का जनाजा निकला है आज, बिकॉज माजरत से कहना पड़ रहा है, बहुत मोहतरम जज साहब हैं, जज अबू अल हसनात, उन्होंने हमेशा मेरे से बहुत अच्छा रवैया रखा, मगर आज जो उन्होंने जिस हेस्ट में, जिस उजलत में इस केस को चलाया है और इसको समाप्त किया है और किस तरह वो अपना फैसला सुनाकर कोर्ट रूम से गायब हुए हैं, वो खुद इस बात की गवाही देता है कि उन्हें भी पता है आज उन्होंने इंसाफ नहीं किया। मेहरबान नुकरेशी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वलीद इकबाल साहब, 3 जो विटनेसेस थे उसमें आज़म खान भी थे, फ़ॉरेन ऑफिस के हमारे जो एम्बेसडर थे सफ़ीर साहब वो भी थे, फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी थे। क्या उनके दिए हुए बयानात इतने सख्त थे कि उनको बुनियाद बना के सज़ा दी जा सके? जी, चूँकि मैं उन बयानात से वाकिफ़ नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैं तो प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि जिस तरह की बातें मुझे सिर्फ आज दोपहर एक गुफ्तगू से में जो बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि इस केस में कलीदी वकील रहे हैं उनसे जो अंदाज़ा लगा, और अब ये जिस तरह मेहरबानो साहिबा ने, क्योंकि ये गई भी हैं कोर्ट में, इन्होंने वो बेल वाला केस रेफ़र कर रही थी जो सुप्रीम कोर्ट तक गया है, वो एक अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट जो उसमें ऑब्जर्वेशंस अपनी दे चुका है। लेकिन जो मैं जिस तरह की लफाजी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मुझे ये ट्रायल जो नज़र आया है वो बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आप हिटलर के जर्मनी में गेस्टापो ट्रायल्स का आपने सुना होगा, या स्टालिन के रूस में जो मॉस्को ट्रायल्स या शो ट्रायल्स थे ऑफ द ग्रेट पर्ज जो 1936 और 37 और 38 में हुए, या आजकल की ज़बान में कैंगरू ट्रायल जिसको कहा जाता है, ये बिल्कुल उस तरह का है। और मैंने फिर से आपको जिस तरह मैंने पहले कहा कि हाई कोर्ट में सुबह जाए, वकला मेरी अर्ज सुन लें, मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में भी बताता हूँ। मतलब एक जज जो है वो मुखालिफ पार्टी के वकील को कह रहे हैं कि आप जिरा करो दफा करने के वालों के बिहाफ पर, वो तो इस तरह ही मैं तशबीह देता हूँ जिस तरह मसीहा खुद ही मौत का सामान पैदा करे, मैं जिस तरह कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला अपनी दवाई में जहर डाल देना, ये जज जो है अब्दुल हसनात जुल्करनैन, ये तशबीह उस पर सादिक आती है। और ये सारी कार्रवाई और रात 12 बजे तक कल चलती रही, वकीलों को बाहर निकाल के, और खान साहब ने ये कहा बकौल बैरिस्टर सलमान सफदर के एक पॉइंट पे कि देखें जी, मैं अपने सेल में वापस चला जाता हूं क्योंकि फिक्स्ड मैच जो होता है ना मैं देखता हूं ना मैं उसमें खेलता हूं। ये सलमान सफदर साहब आंखों देखा हाल वहां आज आपके ख्याल में ये फिक्स मैच था? मैं जो मेन डिफेंडेंट हैं उनके ख्याल में, ये उनके अल्फाज हैं, ये फिक्स्ड मैच था। और यस, इस फैसले से पहले इस हैरान कुन हैरत अंगेज कार्रवाई जो कि मैंने कहा ना, ये कैंगरू ट्रायल नुमा कार्रवाई जो थी, जिसके मैंने जो तशबीहात भी आपको दे दी, उस सुबह 10 बजे आज बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट और रिवीजन लेके गए कि इस ट्रायल को रोका जाए। ये सारे कानून और आइन की धज्जियां उड़ रही हैं इसके अंदर। उसको डायरी नंबर लगा, ये सुबह 10 बजे सेम डे के लिए, लेकिन 3:30 बजे तक, तभी तो मेरी मुलाकात हुई क्योंकि मुझे पता लगा ये यहाँ चीफ जस्टिस के कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो अभी रिटें अभी इन द फील्ड हैं और वो फैसला आने से पहले की हैं, और फैसला आने के बाद का भी जो है कानूनी चाराजोई तो इन्हें नहीं केस होगी। हम समझते हैं कि ये फैसला किसी सूरत स्टैंड अप कर ही नहीं सकता जो है कोर्ट के अंदर। इन्होंने कैंगरू कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया मोहतरमा। और सर एक सेकंड मुझे और दे दें जी, मैं 2 अल्फाज जो हैं बैरिस्टर सलमान सफदर ने और इस्तेमाल किए कानूनी, कि ये जो फैसला है ये फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी है। फ्रॉडुलेंट, ये इसके ऊपर केस लॉ पाया जाता है आला अदलिया का, केस लॉ। ये तो आप अदालत में जाएंगे तो फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, अभी नहीं कर सकता। बल्कि एक दो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पे पिटीशन फाइल करें। पिटीशन ऑलरेडी सुबह से हुई है। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस पे आपको पिटीशन फाइल करनी चाहिए। फिर मैं इसको डिस्कस कर सकता हूं। सिर्फ 2 अल्फाज ही बताने हैं। एक होता है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी होता है। ये उससे 2 दर्जे और ऊपर है ला कानूनियत में, फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। और ये बैरिस्टर सलमान सफदर के अल्फाज हैं जो खुद देख के आए हैं इस ट्रायल को। नवाज शरीफ वाला जो ट्रायल था, क्या उसको भी आप कैंगरू कोर्ट्स से ही तशबीह देंगे? मोहतरमा 90 की दहाई के आगाज़ में जब IJ बनाई गई थी ना, तो उस वक्त वो कहा करती थी ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, ये चमक के तहत फैसले होते हैं, सही टर्म यूज़ करती थी। क्योंकि बाद में हमने उस वक्त तो नए नए इस प्रोफेशन में आए थे, जो साल गुजरते गए हैं यही देखा है, कहीं ना कहीं कैंगरू कोर्ट्स हैं, कहीं चमक है, कहीं दबाव है, कहीं डंडा है। तो नवाज शरीफ का ट्रायल क्या था? कैंगरू कोर्ट्स नहीं है, कुछ और था? पहले तो मैं पहले ये बता दें, नवाज शरीफ मैं राय दे सकता हूँ। देखिए, मैं कोई तारीखी फैक्ट शेयर कर दूँ। इरशाद हसन खान साहब की एक किताब आई है, जो हमारे साहब का चीफ जस्टिस थे। हमारी उनसे कोई मोहब्बत नहीं है, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं है।
उन्होंने वो उस बेंच में थे जिनके बारे में कहा जाता है कि चमक हुई थी, और उन्होंने खुद लिखा है कि ये इल्ज़ाम है। तो उनकी बात हम नहीं, वो दूसरे बेंच में थे, वो मुखालिफ थे ना, वो वहाँ से सीधुमान सिद्दीकी था, ये मुखालिफ थे, ये इधर वाले थे। क्योंकि इन्होंने आपको बताया वो 3 साल की परमिशन भी दी थी आइन कमेंट का, जो थे। उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम गलत था। लेकिन तारीख बताइए, मैं 2 बातें आज करना चाहता हूँ, मैं ट्रायल पे वैसे तो नहीं आना चाहता। पहली बात तो ये मैं आपको अर्ज़ ये करूँ कि एज ए स्टूडेंट ऑफ एविडेंस मैंने तीनों की गवाही अखबार की हद तक देखी है। आज़म खान जो प्रूवर भी है, जो बिल्कुल करीब था, फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल अहमद जो इत्तेफाक से मेरा मेरा क्लास फेलो है यूनिवर्सिटी में MSc में, और असद मजीद जो हमारे एम्बेसडर हैं, उनकी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट एविडेंस है क्या कि ये गलती हुई है। लेकिन इमरान ने क्या किया? उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि ये कोई साजिश नहीं थी, कोई धमकी नहीं थी, ये कहा ना उसने कहा साजिश। तो इमरान ने क्या इंडिया से जाके कोई कौमी राज शेयर कर दी कि आपने 10 साल की सजा? मतलब ये कि जो इल्ज़ाम खान साहब लगा रहे हैं वो कहते हैं ये ठीक नहीं, ठीक है, हो गया, सही कहा होगा। दूसरी बात ये है कि उनका ख्याल ये कि ये चीज़ें इस तरह पब्लिक नहीं जा सकती हमारे लॉ के तहत। जो डिक्लासिफिकेशन आप कह रहे हैं ये बहुत बाद में हुई है, मेरिट पे ना जाएं इसलिए कि अदालत का मैटर है। सर 27 मार्च को इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को जलसे के अंदर वो लहराया था खत ये कि ये धमकी आई है, मेरे पास सबूत है। बियॉन्ड दैट उस टेक्स्ट का एक लफ्ज़ भी अगर किसी बंदे को पता हो क्या था तो आप मुझे बता दें। 27 मार्च को किसी को पता था उसके अंदर क्या लिखा? मुझे नहीं, मैं सर मैं इस तरह के फैसलों को नहीं मानूंगा, ना मैं उसको सपोर्ट करूंगा, ये गलत तरीका का है। दूसरी बात, इनकी वकला प्रोसीजर की बात कर रहे हैं ना, आर्डर शीट देखें, रोज़ नहीं आते थे, रोज़ दरख्वास्तें देते थे। ये कल्चर है इनके केसेस का। फॉरेन फंडिंग में 11 साल में कोई 15 पट्टे की, इसमें बिल्कुल किया, सही किया उन्होंने, मतलब थोड़ा टैक्टिक्स यूज किए हैं। लेकिन साइफर वाला मामला आप समझते हैं कि इंसाफ के मुताबिक देखो, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं, पकड़ के सजाए मौत दे देनी चाहिए, बचत हो गया। मैंने तो ये कहा है कि उसमें मैंने तो केस फॉलो करते नहीं है, इसलिए कि मैं तो मेगा इशू में मुझे मालूम है। खान साहब ने मुल्क का सबसे मजबूत तरीन खुशबूतरीन वज़ीर-ए-आज़म था। फ़ौज किसी को बैठने नहीं देती, इसको आंखों के पे ले आई, अदलिया में बैठने नहीं देती, इनको आंखों पे ले आई और आके हमारे पीछे पड़ गया। यही वो सेम पेज था जो इमरान के लिए मुश्किल का सबब है। वो उसने ना तबाही मचा दी, कुछ ना किया, और उसके बाद तबाही यहाँ तक गई कि पाकिस्तान के फ़ौज के आर्मी चीफ को वो गाली निकालना कि ये मीर जाफिर है और मीर ख़त्तार है, वहाँ से मामले शुरू हुए, हर एक को पता है। और फिर इनकलाब लाने की कोशिश की गई कि जी हम नई मई को इनकलाब लाएंगे, जो लाने की कोशिश की गई। और जब इनकलाब नाकाम होते हैं ना, उसके बाद या मौत होती है या तख्त होता है। एक बात और, ये 9 मई की नाकामी की सज़ा मिल रही है। हमने तो इतना कुछ भी नहीं किया था। खान साहब के तो 2 बंदे गिरफ्तार हैं ना, हमारे 26 लीडर गिरफ्तार थे, 10 का तो मैं वकील था। इनकी तो 1 दिन में रेट लग जाती है ना, 3 दिन में। मेरी पेशियाँ पड़ती थी 4-4 महीने की, 4-4 महीने की हमारी पेशियाँ। इसलिए आप खुश? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बराबर हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह, मैं तो इसको कंडेम करता हूँ कि इस तरह कोई भी करे। हमारे साथ हुआ तो गलत, हम इनके साथ करें तो हम गलत। मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि वो ये कि मज़म्मत आपकी लीडरशिप को करनी चाहिए, नवाज शरीफ को बड़े खान साहब को करना चाहिए। अच्छा, मियाँ साहब ने, अगर आपने तकरीर देखी हो, मैंने कानों से सुनी है, मैं उनके साथ बैठा था मंशूर पे, उन्होंने कहा देखो ज़रदारी आया तो हमने साथ दिया, हमारी गवर्नमेंट उन्होंने साथ दिया, और इमरान खान ने सिवाय टांग खींचने हमारा कुछ नहीं किया। और उन्होंने ऐलान किया अगर हम जीत गए तो हम सज़ा नहीं देंगे, और अगर हम हार गए, ये भी मियाँ साहब उस दिन कहा है स्टेज पे बैठ के, हम धरने नहीं देंगे अगर कोई औरत आ जाए। मैं ये गुजारिश ये है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, मुखालिफ को भी हमारे साथ पॉलिटिकल रवैया इख्तियार करना चाहिए। अगर हमें वो कहेंगे कि आप मोदी और तालिबान से बदतर हैं और हर वक्त ये कंटेनर पे चढ़ रहेंगे और गालम और गलोच फितना होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अभी भी वक्त है। ये बात हम दोनों पार्टियों ने सीखा है, जो 10 साल हम दोनों ने सीखा 12 साल है, लगाए हैं ना, उसने अब पाकिस्तान और को बिठा पार्टियां दिया। भी सीखें, और हम आपस में इकट्ठे हों, हम आगे जा सकते हैं आपस में बैठ के मुल्क को मिल्लत के लिए। क्या आप पीटीआई के साथ बैठ सकते देखो हैं? हमने मैं बताऊं, शहबाज शरीफ ने खड़े होकर अब नहीं था यार, अभी भी बैठ रहे किसी महमूद मौलवी साहब कंटेनर पे चढ़ा हुआ था ना, मियाँ साहब ने मिन्नत करके उसको एपीसी में बुलाया था कि नहीं बुलाया था? अंदर आके उसने हमें गाली निकाली थी, मैं एपीसी में बैठा था, लेकिन खान साहब को हमने बुलाया था जब वो हमारा पिशावर अंदर आके क्या बोला था? वही पहले तो उसने ये कहा, शाह महमूद थे और ये थे, मैं नहीं आता, मुझे ज़बरदस्ती लाया गया, चोर है, मैं चोरों के साथ नहीं बैठता। मियाँ साहब चुप करके सुनते रहे, ज़रदारी साहब बैठा हुआ था, हरील सिंह बैठा हुआ था,
तो फिर सब ने उसको समझाया कि भाई आपको बुला लिया गया है, APS का वाक़या हो चुका है, कुछ थोड़ा आप बताओ हम आगे क्या चलें। देखें, हम सब ने उसको कहा है, अभी भी हम कहते हैं सियासी बने, फाशिस्ट न बने, महमूद मौलवी साहब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान आप सोचते हैं किस तरीके से आगे चल सकेगा? मैं थोड़ा सा बात चीज़ों के ऊपर तशवीश का बंदा शिकार हो जाता है। मैं अभी इन हालात में तशवीश का शिकार हूँ। मेरे ख्याल में इलेक्शंस के बाद मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हम एक मुश्किल जगह पे आ गए हैं। पोलराइजेशन कम करने के लिए कुछ करना पड़ता है, सोसाइटी को काम डाउन करने के लिए कुछ करना पड़ता है। हर चीज़ आप डंडे के ज़ोर पे नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हम सोच रहे हैं कि शायद ऑर्डर देंगे और ऑर्डर के ऊपर सारा कुछ उबे हो जाएगा। नहीं होगा ऐसे। देखिए, ये अलग सोच है कि आप जैसे बात कर रहे हैं, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक चीज़ तो मान लें कि हम जो है जितने लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कई दफ़ा, ठीक है ना, इश्यूज़ आते हैं, बैठ के पॉलिटिकली सेटल करते हैं। और आप मुझे बताएं कि जिस नेस के ऊपर खान साहब ने फ़ौज को लेके आए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हम पूरे इंस्टीट्यूशंस को बुरा भला बोलें, हम फ़ौज को बुरा भला बोलें, हम रेवोल्यूशन की तैयारी करें, हम फ़ौजियों पे हमले करने की कोशिश करें, हम जो है शोहदा के उसके ऊपर जो है हमला करें, उसके बाद भी फिर आप कहें कि जी हमको कुछ ना कहा जाए, इस मुल्क के हम सत्यानाश करें, और फिर आप कहें कि नहीं जी हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है। अदलिया अगर जो फैसला दें, आप कहें कि जी अदलिया जो है सही नहीं है, तो क्या हम सारी अदलिया को बंद कर दें, सारे कोर्ट्स को ख़त्म कर दें? फिर कहाँ से लेके आए कोर्ट्स? वो कोर्ट्स लेके आए जो कि इनके हक में फैसला दें, या वो कोर्ट्स लेके आए जो किसी और पार्टी के हक में फैसला दें? देखिए, कोर्ट्स को आप ये देखें ना, हम किस नहज पे लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। हम कह रहे हैं कि जी इन कोर्टों के हम जजेस को नहीं मानते, वो तो क्या सारे जजेस को निकाल दें, या तो कोई नई टीम बना लें कि जी ये जजेस का क्राइटेरिया होगा कि वो जजेस होंगे। हम कैसे हर चीज को हम कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? आज हमने जुडिशरी को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया। 9 मई को जो कुछ हुआ, 9 मई को जो कुछ हुआ वो यौम स्याह और काबिल मजम्मत है। वो मुल्क को कमज़ोर करने वाली एक पॉलिसी थी और प्लान था। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ बिल्कुल 100%। मतलब उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कहा जाए कि इमरान ने सही काम किया था। लेकिन क्या धरनों के पीछे जो तरकीब आजमाई गई थी 2014 के धरने में डी चौक के अंदर, क्या पार्लिमान के ऊपर और PTV स्टेशन के हमले के अंदर जो तरकीब आजमाई गई थी, क्या फैज़ाबाद धरने के अंदर जो तरीक़ाकार जो हिकमत अमली अपनाई गई थी, क्या 9 मई को उसका फॉलो नहीं था होना? क्या ये बाकी लोगों को अपनी जिम्मेदारी या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, या आंखें बंद कर लेनी चाहिए? 10 साल आपने जो जहर का बीज बोया है, तो फसल भी तो होगी, उसी की उगेगी ना। फसल किस चीज़ की उगेगी उससे? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, मैं उस वक्त को भी सही नहीं कहूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। मगर हम कब तक जो है हम अपने अदालतों को, हम अपने इदारों को, आप मुझे बताएं ना कि कोई मुझे बैठ के बता दे हम क्या सारे जजेस चेंज करें, और अगर चेंज करें तो किस बेस के ऊपर करें, और इसको सेलेक्ट कौन करेगा? देखें ना, 3.5 साल की हुकूमत थी, कानून या तो वो पूरे कानून को चेंज करते कि जी ऐसे नहीं होगा। इस वक्त अगर हम ये कहें कि जी हाई कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया खिलाफ, तो कहेंगे जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हटा दो। फिर वो कहते, देखें जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप मुझे बताएं, देखें सुप्रीम, मैं आपको बता दूं एज अ पॉलिटिशियन बल्ला लेना गलत था, बट एज द कोर्ट ट्रायल जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने किया, अगर वो केस वीक है और इन्होंने अपने काम नहीं किए हैं, तो उसके ऊपर हम कहें कि जी जजमेंट जो है इनके फेवर का, दैट्स रॉन्ग। बिल्कुल एज अ पॉलिटिशियन यू आस्क मी, मैं कहूंगा कि जी बल्ला गलत दिया, मगर एज अ ट्रायल क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें वलीद इकबाल साहब को देख रहे थे। वलीद इकबाल साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स दे लें। वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर आता है? कोई रास्ता निकलेगा? 1 मिनट आप और 1 मिनट बैरिस्टर साहब की हद तक बात कर रहे हैं ओवरऑल बात जी। मुझे तो अभी तक बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वही तजर्बा बार बार करने से, आइंस्टाइन ने कहा था ना, तवक्को ये करना कि मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को देरपा जमहूरियत चाहिए। पाकिस्तान और देरपा जमहूरियत इसलिए कि उसी में ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान को अमन मिले, इस्तेहकाम मिले और खुशहाली मिले। ये 3 चीज़ें दरकार हैं। देरपा जमहूरियत, दुनिया का तजर्बा ये है, देरपा जमहूरियत के बगैर ये नहीं होता। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इमरान खान के ओलेव का हाथ बढ़ाया था, दोबारा बढ़ा दें, कुछ नहीं छोटा नहीं मैं इलेक्शन के बाद मुझे मैंने सुनी है, मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन के बाद मियाँ साहब पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन खान साहब को फाशिज्म छोड़ना पड़ेगा।
तुम मेरे साथ हो या कुफ्र के साथ हो, ये बाइनरी अप्रोच छोड़नी पड़ेगी। हमें तालिबान और मोदी से कहना पड़ेगा, अगर तो ये पॉलिटिकल रवैया करेगा हम हाथ बढ़ाएंगे, अगर ये कुछ रहेगा तो तारीख़ में इसका अंजाम खान साहब का वही होगा जो हिटलर का, मसोलिनी का, अखवानुस जो है असासिन्स का हुआ है। एक लाइन में मौलवी साहब आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, मैं यही कहूँगा कि मेरे भाई ने कहा कि खान साहब देखें ना, अगर वो समझते हैं कि वो एज ए डिक्टेटर और पूरे अक्ल कुल वही है तो दैट्स रॉन्ग। अगर वो बैठेंगे पॉलिटिशियंस के साथ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस के साथ बैठे, उसकी वजह उनकी पार्टी के लोग बैठे। देखिए क्यों नहीं पार्टी के लोग बैठते हैं, पार्टी के लोग बैठे, उनको समझाएं कि साहब देखें ये चीज़ जो है एज ए डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। आप नवाज शरीफ को गाली दे रहे थे, आप जरदारी को गाली दे रहे थे, आप फजल रहमान को गालियाँ दे रहे थे, वो सही था। वो आप जो है आपने जो किया वो आप समझते हैं कि जी वो जो है सही है और जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। ये नहीं हो सकता। देखें आपको सबको बराबर लेके आना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।